हेलो गाइस। आप सबका एरुडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत है। सर, ये तो बताओ हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, बताते हैं। आज की हमारी क्लास का जो मुख्य बिंदु है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है मानव श्वसन तंत्र। ये परीक्षा के लिए पढ़ना है या लाइफ के लिए? हाँ जी, मानव श्वसन तंत्र हमारे न केवल परीक्षाओं की दृष्टि से, बल्कि मानव श्वसन तंत्र हमारे खुद के स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक तंत्र है और इसके बारे में हमें बुनियादी समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार ऐसी लापरवाहियाँ करते हैं, जिनकी वजह से हम हमारे श्वसन पर फ़ोकस नहीं कर पाते और श्वसन तंत्र पर ध्यान नहीं देने की वजह से हम बेवजह ऐसी महामारियों के या बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और जिसका फिर हमें भुगतान करना पड़ता है। तो आइए हम हमारे इस श्वसन तंत्र वाले टॉपिक पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करें, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को भी टैकल करवाए और हमें एक स्वस्थ जीवन देने में सहायक बन सके। फिर तो सबको पढ़ना चाहिए। हाँ, श्वसन तंत्र हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तंत्रों में से है, क्योंकि इसी के आधार पर आज हम जो कुछ भी क्रियाएँ करते हैं, वो सभी श्वसन तंत्र की वजह से होती हैं। जरूरी तो पाचन तंत्र है ना? हाँ, सही कह रहे हैं आप कि हमारे शरीर में श्वसन तंत्र से ज़्यादा ज़रूरी हमारा पाचन तंत्र है, क्योंकि पाचन तंत्र से हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान में रखना, हमारे पाचन तंत्र से मिलने वाला जो ग्लूकोज़ है, वो तब तक अर्थहीन होता है, जब तक कि हम स्वच्छ ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुँचा देते हैं। क्योंकि स्वस्थ ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाएगी, तभी वो ग्लूकोज़ को तोड़कर एटीपी में बदल देगी। और एटीपी में बदलने का मतलब एटीपी होती है ऊर्जा की यूनिट, यानी कि एक ग्लूकोज का अणु 38 एटीपी हमें ऊर्जा देता है और जब वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा फ्लो होती है, तभी जाकर हम बाकी सारी गतिविधियां कर पाते हैं। वरना बेकार है क्या? हाँ, यानी कि अगर हम स्वच्छ ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं भेजते हैं, तो फिर हमारे शरीर में हमने जितना भी पाचन किया है, वो सारा खाना बेकार है, वो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए आज हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, वो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हमें इस श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे से समझने की ज़रूरत है। चलो फिर आज हम श्वसन तंत्र की यात्रा करते हैं। श्वसन तंत्र मानव शरीर का ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम मानव श्वसन तंत्र का है। मानव श्वसन तंत्र शुरू होता है नासिका से, ये नासिका है और नासिका के बाद वो जाता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है लेरिंक्स यानी कि कंठ, कंठ के बाद जाता है ट्रेकिया यानी श्वास नली, श्वास नली के बाद मानव श्वसन तंत्र का अगला हिस्सा आता है। वो दो महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं, जिनका नाम है फेफड़े। ये मानव श्वसन तंत्र इतने अंगों से मिलकर बना होता है और मानव श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, इस पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेने की जरूरत है। तो सबसे पहला बिंदु है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो है श्वसन और श्वास। यानी कि हम जब श्वास लेते हैं, क्या वही श्वसन होता है? जी नहीं, श्वास को बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी कि ब्रेथ यानी कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, वो होता है श्वास, ब्रीदिंग। जबकि श्वसन को बोलते हैं इंग्लिश में इसके लिए टर्म यूज हुआ है, वो है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन और जबकि सांस के लिए शब्द यूज होता है, वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब तो केवल इतना होता है कि बाहर से हवा अंदर लेनी, फिर अंदर गई हुई हवा को बाहर छोड़ना, जबकि श्वसन केवल इतना नहीं है। श्वसन शुरू होता है नासिका से और अंत में वो कुपिकाओं तक जाकर काम करता है और वहां पर फिर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अंत में एटीपी ऊर्जा में बदलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, वो होती है हमारी श्वसन। यानी कि श्वास का अंदर जाना, अंदर से फिर फेफड़ों में पहुँचना, फेफड़ों से कुपिकाओं तक जाना, कुपिकाओं से फिर रक्त नलिकाओं के पास जाना, रक्त नलिकाओं द्वारा कोशिका में जाना, कोशिका में वहाँ पर ऊर्जा का क्रेब्स चक्कर द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलना, ऊर्जा में बदलने के बाद जो साथ में CO2 जनित होती हैं, उसका वापस कुपिकाओं में आना, कुपिकाओं से फेफड़ों में, फेफड़ों से श्वास नली में, श्वास नली से फिर नासिका द्वारा बाहर आना। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया अभी मैंने जिसकी बात की है, ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है श्वसन। जबकि श्वास क्या है? श्वास का मतलब है कि बाहर की हवा का अंदर जाना, फिर हमारे द्वारा हवा को छोड़ देना, ये होता है श्वास। तो आई होप कि
ये बात समझ में आई होगी। चलो फिर समझ में आई तो अब आगे वाले बिंदु पर देखो। आगे वाला जो बिंदु बनता है वो है हमारा नासिका। हमने अभी बात की कि जो हमारी नासिका है ये हमारे श्वसन तंत्र का पहला अंग है। नासिका किस तरीके से श्वसन अंग का पहला अंग बनती है? तो हाँ, तो तुम बताओ किस तरीके से नासिका श्वसन अंग का पहला अंग है? नाक से सांस हाँ, लेते हैं। नासिका द्वारा हम श्वास को अंदर लेते हैं, फिर अंदर पहुंचाकर उस श्वास को छोड़ देते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन नासिका में क्या-क्या होता है इसके बारे में यहाँ फोकस करो। ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये नासिका के अंदर का भाग है कि नासिका अंदर से इस टाइप की होती है। इसमें क्या-क्या देख रहे हैं हम? इसमें नासिका के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 2 पार्ट होते हैं और वो 2 पार्ट कौन-कौन से हैं? पहला है ये जो बालनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये इन्हें बोलते हैं नासिका के रोम, यानी कि बाल। और उसके बाद दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है, वो ये वाला है और इसे बोलते हैं श्लेष्मा। ये दोनों नासिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और ये इन दोनों का काम क्या है? रोम और श्लेष्मा दोनों मिलकर पहली चीज हम जब जिस किसी भी वातावरण से अगर कहीं हम ऐसी धूल भरी चीजें हैं तो वहां से जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ वायु में घुले हुए कुछ कण हमारे अंदर जाते हैं, तो उन कणों को रोकने का काम ये दोनों करते हैं। दूसरा, ये जो श्लेष्मा है यहाँ अब इस डायग्राम में तुम देख देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर कुछ कण दिखाए गए हैं। ये जो कण हैं, ये धूल के कण हैं और इन धूल के कणों को ये श्लेष्मा और हमारे जो रोम है नासिका के, ये दोनों रोकते हैं ताकि फेफड़ों के पास स्वस्थ हवा ही पहुंचे और ऑक्सीजन और CO2 जो भी गैस है वो स्वस्थ मात्रा में पहुंचे, न कि इन कणों के साथ। इसलिए ये रोम और ये दोनों मिलकर इसको साफ करने का काम करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि श्लेष्मा क्या इतना ही काम करता है? जी नहीं, ये इस श्लेष्मा का दूसरा काम होता है, जो हमारे शरीर के अंदर वायु जा रही है, इस वायु का तापमान निश्चित करना। यानी कि हमारे फेफड़ों के पास एक निश्चित तापमान की ही वायु जानी चाहिए। तो ये फेफड़ा क्या है, ये श्लेष्मा के साथ टकराने से क्या होगा? तो हाँ, इसी पर ही मैं बात कर रहा था कि ये श्लेष्मा किस तरीके से टेम्परेचर को डाउन करता है। तो अब नोटिस करो कि जब हम किसी हरे-भरे खेत के पास से निकलते हैं, तब हमें हवा कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। वहीं अगर रेगिस्तान में सीधी जहाँ पर कोई हरियाली नहीं है, वहाँ की हवा हमें कैसी महसूस होगी? गर्म महसूस होगी। ऐसा ही अब यहाँ नोटिस करो, अगर इस श्लेष्मा के पास से श्लेष्मा खुद कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। इस लिक्विड फॉर्म की वस्तु के पास से अगर हवा जाएगी, तो हम गर्मियों में कितनी भी गर्म बाहर के वातावरण की कितनी भी गर्म हवा को अंदर भेजें, लेकिन जब इस ठंडे श्लेष्मा के पास से गुजरेगी, तो वो हवा भी कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इस तरीके से उसने इस श्लेष्मा ने इस जो वायु हमने अंदर खींची थी, इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। जब गर्मियों में बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हमारे फेफड़ों में जो जाने वाली वायु होती है, उसका तापमान उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये श्लेष्मा उसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है और टेम्परेचर डाउन होने से फिर हमारे शरीर के अंदर जो वायु जाती है, वो एकदम स्वस्थ प्रकार की होती है। तो ये बात समझ में आई? चलो, तो ये था फेफड़ों का काम, नासिका का काम। नासिका में 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, कौन-कौन सी? महीन बाल, श्लेष्मा। हाँ, रोम और श्लेष्मा। रोम और श्लेष्मा दोनों मिलकर कणों को रोकते हैं, जबकि श्लेष्मा टेम्परेचर डाउन करने का भी काम करते हैं और सर्दियों में श्लेष्मा उल्टा काम करेगा फिर, क्योंकि सर्दियों में बाहर की हवा का तापमान क्या है? ज़्यादा है। जबकि श्लेष्मा खुद हमारे शरीर के अंदर है, अंदर होने की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे शरीर अंदर से गर्म होता है तो ना ये श्लेष्मा भी ज़्यादा यानी कि थोड़ा गर्म होगा। थोड़ा गर्म होने की वजह से अब जो ठंडी हवा इसके पास से गुजरेगी तो श्लेष्मा उसे थोड़ी-सी गर्म कर देगा, ताकि दोनों ही स्थितियों में बाहर की हवा चाहे ठंडी हो, चाहे गर्म हो, दोनों ही स्थितियों में श्लेष्मा इसको ठंडा करने का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये अच्छा फैक्ट था, ध्यान में रखना। चलो, तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। नासिका से निकलने के बाद जो हमारी वायु होती है, वो जिस पार्ट में घूमती है, नासिका से लेकर यहाँ तक के इतने भाग को जो नाम दिया जाता है, वो बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स को और हिंदी में अगर नाम देखना चाहो तो हिंदी में क्या नाम होगा? ग्रसनी। इस ग्रसनी
में कोई प्रकार की श्वसनीय क्रिया नहीं होती है और ना ही ग्रसनी किसी दूसरे प्रकार का काम करती है। ये केवल वायु इतनी दूर तक जाती है। इसको अलग पार्ट क्यों कहते हैं? ना तो ये नासिका का भाग बन सकी, ना ही श्वास नली का। ये अलग से हैं। अलग से होने के बाद यहाँ से अब जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, तब भी नोटिस किया था कि यहाँ पर तो जो हमने खाना खाया, वो भी पहुँचा, जो हमने श्वास ली, वो भी अंदर गई। तो इन दोनों के वजह से अब यहाँ पर एक गेट आता है। तो इस गेट को क्या कहते हैं? वो देखो, ये वाला। इसका नाम दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, एपिग्लोटिस। इसके बारे में हम जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तब भी बात की थी। क्या? एपिग्लोटिस, हाँ, बताते हैं। एपिग्लोटिस का काम है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, तब ये एपिग्लोटिस इस तरीके से लेट जाएगा, यानी कि श्वास नली के आगे आ जाता है और हमारा खाना सीधा आहार नाल की सहायता से नीचे पहुंच जाता है। ये वाली है आहार नाल, ये है श्वास नली। तो ये जो एपिग्लोटिस है, जब हम खाना खाते हैं तब तो इसको श्वास नली को ढक देता है और खाना सीधा चला जाता है आहार नाल में। और जब हम श्वास लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये आहार नाल के आगे आ जाता है और श्वास सीधी-सीधी श्वास नली की सहायता से अंदर पहुँचा देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है एपिग्लोटिस, तो ध्यान में रखना। अच्छा, तो तभी दादी खाने के टाइम बोलने से हाँ, रोकती है। इसीलिए दादी मना करती हैं कि जब खाना खा रहे होते हैं, तब हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं, तो हमारी श्वास नली खुल जाती है। श्वास नली खुल जाने की वजह से आवाज़ बाहर से आनी चाहिए, यानी कि एपिग्लोटिस आहार नली के पास आ जाता है। एपिग्लोटिस अगर आहार नली को ढक देगा, तो ये खाना फिर कौन-सी नली में जाएगा? ट्रैकिया में। हाँ, श्वास नली में। और श्वास नली में अगर खाना गया, तो व्यक्ति ऑन द स्पॉट मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना, एपिग्लोटिस क्या काम करता है। इसीलिए हमें खाना खाते वक़्त नहीं बोलने को बोला जाता है। अब इस एपिग्लोटिस के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है, उस दूसरे पार्ट को भी ध्यान से देखो। ये दूसरा पार्ट है, वो है ये वाला कंठ। और कंठ के लिए हम अलग से चित्र देखेंगे। ये श्वास नली का आगे वाला जो भाग है, यहाँ पर ये जो तुम्हें बेलनुमा आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है हमारी श्वास नली, जिसे बोलते हैं ट्रेकिया। क्या नाम देते हैं? ट्रेकिया, यानी कि श्वास नली। और इस श्वास नली में ये जो ऊपर छल्ले दिखाई दे रहे हैं, सी आकृति के होते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से खुले रहते हैं। कुछ इस साइड से बंद हैं, कुछ उस साइड से बंद हैं, इस तरीके से ये छल्ले होते हैं। ट्रैकिया में ये क्यों होते हैं? बताते हैं। इन छल्लों का मुख्य काम क्या है? श्वास नली को चिपकने से रोकना। ये श्वास नली को पकड़ कर बैठे हैं। खुद जिस उपास्थि से बने होते हैं, उसे बोलते हैं काचाप। काचाप उपास्थि के बने होते हैं और ये उपास्थि फिर क्या काम करेगी? ये उपास्थि है, यानी कि ये हड्डी का छोटा रूप है, कमजोर हड्डियां होती है। और किस चीज के बने हुए होते हैं? काचाप उपास्थि, या फिर इसे बोलते हैं हाइलिन। एक और नाम है जो ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं हाइलिन। हाइलिन। और ये हाइलिन उपास्थि है, इसके बने हुए से ये छल्ले होते हैं और इन छल्लों का फिर काम क्या है कि इस श्वास नली को चिपकने से रोकना। अगर श्वास नली ये छल्ले नहीं होते तो क्या होता? जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो फिर ये श्वास नली आपस में चिपक जाएगी। अगर ये चिपक जाती तो फिर हम मर सकते हैं। ये क्यों चिपकेगी? हाँ, एग्जाम्पल देना है तो फिर ऐसा करना कि किसी दिन तुम तेल का टीन देखा होगा। तेल के टीन को एक बार गैस पर रखो, गरम करो। जो उस वक़्त उसका ढक्कन खुला होना चाहिए। जैसे ही खुला होगा, उसके बाद अचानक उसके ऊपर ढक्कन दे दो। जैसे ही ढक्कन दोगे, तो वो जो टीन है चिपक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जितनी वायु थी वो निकल गई। तो वैसे ही यही काम इन छल्लों का होता है कि श्वास नली कहीं वायु निकलने की वजह से चिपक ना जाए, इसलिए ये छल्ले इस श्वास नली को पकड़ कर रखते हैं और ये छल्ले पूरी श्वास नली के अंदर होते हैं, फेफड़ों तक पहुँचते हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। तो समझ में आ गया ये छल्ले क्यों होते हैं? ये देख सकते हो, आहार नली पूरी बना रखी है, सॉरी, श्वास नली बना रखी है, इसमें लास्ट तक छल्ले बनाए हुए हैं। ये छल्ले ही हमारी श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। चलो, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये जो श्वास नली है, एक फैक्ट और बता देते हैं इस श्वास नली के साथ में। श्वास नली से पहले वाला जो भाग था, उसे बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स होता है ग्रसनी। ग्रसनी
और ये ग्रसनी क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है, केवल वायु को आगे जाने देती है। फेरिंग्स के बाद में दूसरा वाला जो पार्ट था वो था एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में हमने देख लिया, ये कभी श्वास नली को ढकता है, कभी आर नली को ढकता है। और उसके बाद वाला जो पार्ट था उसे बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम हिंदी में कहते हैं कंठ, या इसी को ही बोलते हैं लेरिंग्स। और इसका क्या है, लेरिंग्स, इसका क्या काम है? इसका काम है स्वर उत्पन्न करना। इसे साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से ही आवाज उत्पन्न होती है। आवाज कैसे उत्पन्न होती है? आवाज उत्पन्न करने के लिए अब होगा क्या कि जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पर लेरिंग्स के अंदर पतली पतली पन्नियां पाई जाती है। तो इन पन्नियों के शायद पास से जब वायु तेज गति से निकलती है तो ये पन्नियां फड़फड़ाती है, जिसकी वजह से यहाँ से एक साउंड उत्पन्न होगी। ये जो साउंड उत्पन्न होती है वो तो केवल एक प्रकार की साउंड होती है, उसमें ना क ख ग ऐसी कोई भी आवाज नहीं निकलती, वो केवल एक टाइप की साउंड होती है। लेकिन उसके बाद जो शब्द देने का काम होता है वो होता है हमारी जीभ, होठ और दांतों का। ये जीभ जिस पार्ट से टकराती है, जैसे कि जब हम ओ बोलते हैं तो ये जीभ किसी से भी नहीं टकराती, तब एक ओ टाइप की आवाज आती है। जब हम पे बोलते हैं तब जीभ बीच में रुक जाती है और होठ आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज कैसी निकलती है? पे की आवाज निकलती है। तो वैसे ही हमारा ये स्वर तंत्र काम करता है, ये केवल एक टाइप की आवाज निकालता है। उसके बाद जो आगे वाला हिस्सा है वो काम हमारा जीभ और ये सब करते हैं, ये लेरिंग्स का काम होता है। लेरिंग्स के बाद में, लेरिंग्स में एक चीज और होती है नोटिस करने वाली, वो होती है एडम्स एप्पल। ये क्या होता है एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का एक पार्ट होता है जो लड़कों के या गर्दन के पास, जिसे कंठ बोलते हैं, ये कंठ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये ध्यान में रखना। ये होता किस चीज का है? ये थायराइड ग्रंथि का होता है। थायराइड थायराइड ग्रंथि का एक हिस्सा है जो इस तरीके से यहाँ बाहर नजर आता है, और इसे ये लड़कों में बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए, और इसका नाम है एडम्स एप्पल। बना हुआ होता है थायराइड उपास्थिका। इतने फैक्ट हमें इनके बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारी जो श्वास नली है आगे जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों में जाकर ये दो भागों में टूट जाती है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया। तो आगे जाकर क्यों हमारे फेफड़े दो होते हैं, तो इन दोनों फेफड़ों के अंदर इस श्वास नली का एक हिस्सा लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है, दूसरा राइट साइड में पहुंच जाता है। तो अब आगे यहाँ पर तुम इसे देखकर दो चीज ऑब्जर्व करोगे। कौन कौन सी? पहला कि ये फेफड़ों का जो बाहर से आवरण है वो पिंकिश क्यों दिखाई दे रहा है, और दूसरा यहाँ पर अब तुम मुझे बताओ कौन सी साइड का फेफड़ा है जो छोटा है और कौन सा बड़ा है? बायां छोटा और दायां बड़ा। हाँ, जो लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा है ये छोटा है, जबकि राइट साइड वाला फेफड़ा बड़ा है। ये छोटा क्यों है? क्योंकि अब हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा हार्ट, और हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर नहीं होता है, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, बाकी होता बीच में ही है। इस थोड़े से लेफ्ट साइड में जो पार्ट है यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। और अब दूसरी चीज तुमने नोटिस की होगी कि हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों का रंग ये थोड़ा सा पिंकिश क्यों है? इस पिंकिश कलर का कारण क्या है? हमारे फेफड़ों के ऊपर एक पाई जाती है झिल्ली, यानी कि इनका एक आवरण होता है, ये झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को क्या नाम देते हैं? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आगे से तुम भी ध्यान में रखना। प्लूरा। प्लूरा झिल्ली है, और ये किसको ढकती है? हमारे फेफड़ों को। तो फेफड़ों के बारे में पहली चीज ये पूछी जाती है कि फेफड़ों में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? लेफ्ट साइड वाला छोटा, राइट साइड वाला बड़ा। फेफड़ों के आवरण को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ये दो फैक्ट भी ध्यान में रखना। चलिए, अब ये स्पष्ट डायग्राम है, ये बीच में हमारा हार्ट बना हुआ है, और ये वाला थोड़ा छोटा है, ये वाला थोड़ा, जो राइट साइड वाला फेफड़ा है ये थोड़ा बड़ा है। तो बड़ा कितना है? इसके अंदर 3 लोब्स पाई जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड वाले में छोटा है और इसके अंदर 2 लोब है, यानी कि इसके 2 खंड है, ये इसके 3 खंड है। जैसे हमारे मकान में होते हैं, एक साइड 2 कमरे, दूसरी साइड 2 कमरे और एक रसोई, ऐसा ही यहाँ पर हाल है। और बीच में ये जो पार्ट है ये हार्ट की वजह से छोड़ा गया है। तो ये होता है हमारे फेफड़े। अब फेफड़ों के बाद
आगे चलते हैं। हमारी जो अब जो ये श्वास नली फेफड़ों के अंदर जाने के बाद, अब यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो देखोगे कि ये तुम्हें किस तरीके की आकृति नजर आ रही है। वृक्ष जैसी। हाँ, ये पेड़ की तरह आगे जाकर छोटे, जैसे पेड़ के छोटे-छोटे पत्ते, छोटी-छोटी टहनियाँ लगी हुई होती हैं, वैसे ही हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़े में जाने के बाद ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली छोटे-छोटे टहनियों में इस तरीके से टूटती जाती है। इन्हें बोलते हैं ब्रोंकोइड्स, ब्रोंक्यूल्स छोटी-छोटी टहनियों को, और लास्ट में ब ब्रोंकोइड्स बोलते हैं इन सभी फेफड़ों के अंदर जाने वाली नलिकाओं को। ये इस तरीके से अंदर जाकर बिखर जाता है। अब आगे आते हैं, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे बोलते हैं कुप्पिका। ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये है कुप्पिकाएं। इन्हें बोलते हैं कुप्पिका एल्वियोली। एल्वियोली या कुप्पिका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछा जाए श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, जैसे कि मस्तिष्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है, और उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। वैसे ही मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है। वैसे ही श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है कुप्पिकाएं। जो अभी हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कि हमारी जो श्वसन नलिकाएं हैं अंदर जाकर ब्रोंक्यूल्स में टूटती जाती है, यानी कि छोटी-छोटी नलिकाओं में टूटती जाती है। अंत में ये नलिका जाकर ऐसा कुप्पिका का आकार धारण कर लेती है। अभी बताते हैं कि ये जो कुप्पिकाएं बन जाती हैं, इन कुप्पिकाओं में ही जो हमने श्वास लिया था, जो ऑक्सीजन ग्रहण की थी, ये ऑक्सीजन अंत में इन कुप्पिकाओं के पास आती है और यहाँ से सीधी जाती है रक्त नलिकाओं में। ये समझने के लिए आगे वाला डायग्राम देखो, ये देखो, ये वो एक-एक कुप्पिका थी जिसको हमने देखा था। अब मान लो ये एक कुप्पिका है, इसके ऊपर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लेकिन ये कपड़े नहीं है, मतलब धागों से गूँथा हुआ नहीं है। ये क्या है? ये हमारी कुप्पिका के चारों तरफ फैली हुई हमारी रक्त नलिकाएँ हैं। रक्त नलिकाएं हाँ, हैं। अब बताता हूँ। ये जो रक्त नलिकाएँ हैं, तुम नोटिस करोगे कि कुछ तुम्हें रेड कलर की दिखाई दे रही है, कुछ तुम्हें ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। जबकि ये रेड है, वो ब्लू है। इसका कारण समझने से पहले यहाँ तक समझो कि ये जो हमने श्वास ली थी, अंत में कुप्पिकाओं के पास गई, ये कुप्पिकाएँ फिर इस तरीके से रक्त नलिकाओं के जाल द्वारा घेरी जाती है। अब ये जाल क्या करेगा? जो ऑक्सीजन इस कुप्पिका में आया है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, रक्त नलिका में जाएगा ऑक्सीजन, और जो CO2 रक्त में था, वो इस कुप्पिका के अंदर चला जाएगा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे, तो यहाँ से फिर वो सीधा श्वास नली से होता हुआ बाहर आ जाएगा। ये काम होता है कुप्पिका का। अब यहाँ पर इस डायग्राम से समझो, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन की कण है, जो हमने श्वास के साथ अंदर खींचे हैं। ये कुप्पिका के पास गया। अब कुप्पिका किससे घिरी हुई है? रक्त नलिकाओं से। इस रक्त नलिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद आगे जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये हमारा रक्त है। क्यों लाल रंग का है? क्योंकि इसने ऑक्सीजन ग्रहण कर रखी है। तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कैसा होता है? लाल होता है। और ये ऑक्सीजन ग्रहण कहाँ से करता है? इन कुप्पिकाओं से करता है। अब दूसरा वाला देखो, इस वाले डायग्राम में अंतर किस चीज का है? इस वाले डायग्राम में अंतर है इन काले रक्त का। ये काला रक्त कहाँ से आया? इस रक्त ने शरीर की कोशिका के पास गया, वहां पर वो जो अभी पीछे वाले डायग्राम में यहाँ से रेड कलर का था, ये रेड कलर वाला गया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहां पर ले जाकर इसने ऑक्सीजन दिया, और वहां से फिर CO2 उत्पन्न हुई। इस CO2 को लेकर ये रक्त सीधा पहुंचा कुपिका के पास। अब ये डायग्राम जो तीर का निशान है, ये तुम्हें क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है कि ये जो CO2 के कण है काले वाले, ये CO2 के कण रक्त नलिका कुपिका को दे रही है। यानी कि CO2 वाले डायग्राम सीधे कुपिका की ओर जा रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन वाले डायग्राम जो एरो है वो क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीजन रक्त नलिका में जाता है, जबकि CO2 यहाँ बाहर आ रहा है। तो अगर पूछा जाए जो CO2 युक्त रक्त है वो कैसा होता है? वो ग्रीन कलर या फिर काला होता है। जबकि ऑक्सीजन वाला CO2 वाला तो काला या ग्रीन कलर का होता है, जबकि CO2 वाला कैसा होता है? ये लाल कलर का होता है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर गैसों का संचरण होता है।
ये काम इस तरीके से हो गया। अब ये होगा क्यों? मतलब CO2 बाहर क्यों जाएगी? सॉरी CO2 बाहर क्यों जाएगी? ऑक्सीजन अंदर क्यों जाएगी? तो नाम ध्यान में रखना, आंशिक दाब। किस कारण ये गति होती है? आंशिक दाब के कारण गति होती है और इसे बोल सकते हैं विसरण। विसरण या आंशिक दाब के कारण ये गैसों का आदान-प्रदान होता है। इस गैसों के आदान-प्रदान तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। ये होता है उच्च श्वसन यानी कि अंदर का श्वसन, जबकि एक होता है बाह्य श्वसन यानी कि बाहर से गैस को अंदर लेना फिर गैस को छोड़ देना, वो बाह्य श्वसन है। जबकि ये होता है अंत्य श्वसन, इस तरीके से गैसों का अंदर बाहर ट्रांसफर होना। वो विसरण से गैसें गति करती है। जी हाँ। अब यहाँ से हम समझते हैं कि हमारा जो श्वसन है वो कंट्रोल कौन करता है, हमारे मस्तिष्क का कौन-सा भाग श्वसन को कंट्रोल करता है? इसका जवाब है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये कहाँ पर होता है? ये पश्चिम मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है और हमारे श्वसन को यही कंट्रोल करता है। सांस तो हम रोक सकते हैं ना? हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि श्वास को तुम खुद कंट्रोल करते हो, क्योंकि तुम जब योगा वगैरह करते हो तो साँस को कुछ पल के लिए रोकते हो, फिर कुछ पल के बाद में छोड़ते हो। ये सारा काम श्वास तुम खुद अपने कंट्रोल में रखते हो, जबकि ऐसा नहीं है। हम श्वास निश्चित मात्रा में लेते हैं, निश्चित मात्रा में छोड़ देते हैं और ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। क्योंकि अगर हम खुद श्वास को कंट्रोल करते, तो फिर जब हम सो जाते फिर क्या होता? तो फिर हम तो भूल जाते। सोने के बाद हमें याद थोड़ी ना रहता कि हमें अंदर-बाहर श्वास को भी करना है। तो हम सो जाते और सोने के चक्कर में ऐसा हो जाता कि पिछले 6 घंटे से श्वास ली नहीं और अब ये व्यक्ति श्वास लेने लायक बचा नहीं, तो मर भी सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना, श्वास हमारे कंट्रोल में नहीं है। लगेगा ऐसा कि हमने कंट्रोल किया है, लेकिन ये श्वास मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। अब ये श्वास वाली प्रक्रिया मस्तिष्क किस तरीके से करता है? मस्तिष्क इस प्रक्रिया को करने के लिए एक चीज़ यूज़ करता है, एक उपकरण यूज़ करता है, जिसे क्या नाम दिया गया है? डायफ्राम। ये जो आकृति दिखाई दे रही है, यही होता है डायफ्राम। ये जैसा हमारी तरफ से दिखाई दे रहा है, ये पीछे से भी वैसा ही होता है। ये इस तरीके की आकृति, इसकी 2 पालियाँ हैं, एक ये वाली पाली और दूसरी ये वाली और बीच में से ये थोड़ा पतला होता है। इसे बोलते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम की संरचना को समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखना। वो संरचना क्या है? डायफ्राम जब हम श्वास लेते हैं तब क्या किस तरफ गति करेगा और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब किस तरफ गति करेगा, इसे इस डायग्राम से अच्छे से समझो। इसमें क्या हो रहा है, जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेट करते हैं, श्वास लेते हैं तो हमें ऐसा फील होता है हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है। ये यहाँ पर जो तीर बना रखे हैं ये भी बता रहे हैं कि पसलियां इस तरफ गति करेगी और जो डायफ्राम है खुद बीच वाला हिस्सा नीचे की ओर जाएगा और ये जो दोनों वाले पार्ट हैं डायफ्राम के पालियाँ होती है, ये दोनों सिकुड़ेगी। यानी कि जब हम श्वास अंदर खींचते हैं, तब पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है, जबकि पेट नीचे की ओर झुकता है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? इन डायफ्राम की वजह से। डायफ्राम में ध्यान में रखना कि जब हम श्वास लेते हैं, तब हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, जबकि इसकी पालियाँ हैं, वो सिकुड़ती है। तब जाकर हमारा जो पसलियाँ हैं, ये ऊपर उठेगी, फेफड़ों की आकृति बढ़ती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस अंदर खींच पाते हैं। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब क्या होगा? जब हम श्वास छोड़ते हैं तब ये डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा। जब डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा तो पालियाँ शिथिल पड़ जाती हैं और पालियाँ शिथिल पड़ने की वजह से अब हमारी पसलियों के बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा और जो हमारे पसलियाँ हैं ये बड़ी हो जाती है और फेफड़ों को सिकुड़ देती है। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जैसे ही फेफड़े सिकुड़ते हैं तो हमारे अंदर की जो गैस है वो बाहर आ जाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया चलती है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? डायफ्राम की होती है। चलो फिर, अब इस डायफ्राम की वजह से यहाँ एक डायग्राम फोटो देख सकते हो, इसमें देख सकते हो इनहेल, एक्सहेल चक्कर चलता रहता है। यानी कि हमने श्वास अंदर ली, श्वास बाहर छोड़ दी, ये सब कुछ किसने कंट्रोल किया? तो अब तुम समझ सकते हो, ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? हमारे डायफ्राम की वजह से। जब हम अंदर लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर आता है और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और पालियाँ ऊपर-नीचे होती है, जिसकी वजह से हमारी जो पसलियाँ हैं, इनका आकार छोटा-बड़ा मतलब ये सिकुड़ती है या इनके बीच का गैप बढ़ता रहता है, जिससे फेफड़ों का आकार छोटा-मोटा होता है और फेफड़ों का आकार बदलने से हम हमारा श्वास अंदर ले पाते हैं और श्वास बाहर छोड़ पाते हैं, न कि हमारी इच्छा से।
चलो अब आगे क्या होगा? अब इससे क्या फायदा होता है? इससे जब हमने ऑक्सीजन हमारी नलिका को भेज दिया, यानी कि रक्त नलिकाओं को हमने ऑक्सीजन दिया, रक्त नलिका सीधी जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्कर चलता है जिसका नाम दिया जाता है क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर। अब इस क्रेब्स चक्कर में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन हमने अंदर भेजी, वो ऑक्सीजन इसके पास जाएगी और वहां से ये ऑक्सीजन आई। जो हमने ग्लूकोज भेजा था, जो हमने पाचन खाना खाया था, उसमें जो ग्लूकोज मिला था, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। जब ग्लूकोज का एक अणु 6 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है, तब 6 CO2 के अणु बनाता है, जबकि 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। ये ध्यान में रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि कितने एटीपी ऊर्जा मिलती है। 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है और ये 38 एटीपी ऊर्जा से फिर हम इस तरीके से काम कर पाते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन बिना ग्लूकोज हाँ, बेकार तो है? समझ में आया? हमने शुरू में बोला था कि केवल खाने से कुछ नहीं होगा, जब तक ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास नहीं जाएगा, तब तक हमारा खाना बेकार है। अब हम बीमार कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, इसको समझो। अगर मान लो कि हम कोई ऐसे वातावरण में खड़े हैं, जहाँ पर धुआँ है, धूलकण है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो हम जो शुद्ध ऑक्सीजन भेजने चाहते थे, वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जाएगा। शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, वो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। जब ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, तो हमारे पास ऊर्जा की कमी आ जाएगी। ऊर्जा की कमी होने से हमारे शरीर में काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैपेसिटी कम हो जाने से हम बीमार फ़ील करेंगे। इसलिए प्रदूषणकारी चीज़ों के पास से हमें दूर रहना चाहिए और प्रदूषणकारी चीज़ों का और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो बीमारियाँ वालों में हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ये समझ में आ गया? तो ये टोटल था हमारा श्वसन तंत्र। नाक से श्वास नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया से फेफड़े, फेफड़ों से कुपिका, कुपिका के बाद इस तरीके से आगे गति करता रहता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ छोटे-बड़े कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। वो फैक्ट कौन-कौन से हैं, यहाँ देखते हैं। चलो, वो इमेज अब मुझे कहाँ मिलेगी? इमेज। ये रही। अब देखो, पहला चीज, अस्थमा में क्या होगा? जब किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है, तो अस्थमा की परिस्थिति में उसकी श्वास नलियों में एलर्जी हो जाती है और एलर्जी की वजह से जो श्वास नलियां हैं वो सूज जाती हैं। इसलिए सूजन की वजह से जो गैप होता है इनके बीच कम हो जाता है। गैप कम हो जाने की वजह से उनके जब श्वास लेने छोड़ने में पहली बात तकलीफ होगी, क्योंकि आकार छोटा हो गया। दूसरी बात कि इनकी वजह से उनके अंदर आवाज आने लगती है। तो किस बीमारी में आवाज आएगी? अस्थमा की परिस्थिति में। अब न्यूमोनिया तो बहुत सुना है बचपन से। न्यूमोनिया में क्या होता है कि फेफड़ों कुपिकाओं में पानी भर जाता है। कुपिकाओं में कम पानी भर जाने की वजह से उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? निमोनिया देते हैं। एक नाम आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा कब होती है? जब धूम्रपान कोई व्यक्ति करता है। तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? धूम्रपान करने की वजह से ये जो कुपिकाएं थी, जो हमने देखा था हमारे शरीर की श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है, वो कुपिकाएं फटने लग जाती है धुओं की वजह से। तो ये धुआं कुपिकाओं को फाड़ देगा। जब कुपिकाएं फट जाती है, इस बीमारी को नाम देते हैं एम्फाइसीमा, जो किसकी वजह से होता है? धूम्रपान की वजह से। एक नाम आता है सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस कब कब आता है? जब हम धूल भरी खदानों के अंदर काम करते हैं, तो जो रोग होता है उसे नाम देते हैं सिलिकोसिस। ये ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कुपिकाएं। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में सूजन आ जाती है श्वास नलियों के अंदर। और सिलिकोसिस कब होता है? धूल भरी खदानों के अंदर काम करना, क्योंकि धूल के अंदर पाया जाता है सिलिका, सिलिका से बनता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस हो गया। एक आता है बाइकोसिस, और इसमें क्या होगा कि अगर हम कपास वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, तो वहां पर कपास वाली जो धूल होती है उसकी वजह से हमें बाइकोसिस हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग बीमारियों की वजह से अलग अलग रोग हो सकते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए, एक नया पेज ले लेते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि हम 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं, तो 12 से 16 श्वास लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य 12 से 16 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 40 से 45 तक इनकी
श्वसन दर तेज होती है, 40 से 45 बार 1 मिनट में ही ले लेते हैं, क्योंकि इनके फेफड़ों का आकार छोटा होता है, तो उनको ज़्यादा श्वास लेना छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, अब अगर कई बार हमसे पूछा जाता है कि अगर हम ऊँची पहाड़ियों पर जाते हैं, तब हमारी श्वसन दर को क्या होगा? तब हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारी श्वास लेने और छोड़ने की दर बढ़ जाती है। अब अगर हमसे पूछा जाता है, एक आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम नॉर्मली जब बैठे रहते हैं काम नॉर्मल सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हम कितनी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कितनी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ सकते हैं। वो मात्रा है 500 एमएल, यानी कि आधा लीटर हम वायु को अंदर लेते हैं, आधा लीटर वायु को बाहर छोड़ते हैं। इस वॉल्यूम को, इस आयतन को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है? अब एक नॉर्मल मनुष्य का फेफड़ा क्या किसी दिन खाली रहता है? जी नहीं। प्रत्येक फेफड़े के अंदर कम से कम 1100 से 1200 एमएल तक 1100 से 1200 एमएल तक वायु हमेशा रहती है, ताकि वो फेफड़ों को चिपकने से रोक सके। इस वॉल्यूम को क्या नाम देते हैं? अवशेषी आयतन। अवशेषी का मतलब क्या है? ये हमेशा इतनी मात्रा में जो वायु है फेफड़ों के अंदर हमेशा बनी रहती है। और एक मानव फेफड़े में कितनी वायु आ सकती है? मैक्सिमम आ सकती है 5 से 6 लीटर वायु। 1 डेढ़ तो होती है, नॉर्मल हम श्वास लेते छोड़ते हैं तब 500 लीटर वायु 500 एमएल वायु बाहर और अंदर करते हैं, और मैक्सिमम हम खींच के कितनी वायु ले सकते हैं? मैक्सिमम हम 5 से 6 लीटर वॉल्यूम में वायु अंदर खींच सकते हैं। तो ये सभी हमारे इस श्वसन तंत्र से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। अच्छे से समझ आ गया। हाँ, तो मुझे यही उम्मीद है कि आपको ये श्वसन तंत्र वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से विजुअलाइज भी किया होगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आती है तो इस पहल को आगे बढ़ाइए, जिससे कि यूट्यूब हमें और लोगों तक पहुँचाए, जिससे हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और हम आपको इस तरीके से अलग-अलग अंदाज में नई-नई चीज़ें साइंस वाले टॉपिक को पढ़ाकर आपके साइंस को सिंपल करने में सहायक बन सके। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।